यह वीडियो महासंग्राम होने वाली है पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के लिए। आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप लेवल के क्वेश्चन के बारे में। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। जो भी छात्र हमारे पॉलिटिकल साइंस के हैं वो कल परीक्षा देने वाले हैं या फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी वीडियो और महासंग्राम होने वाली है और पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का पूरा द एंड होने वाला है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो या फिर और कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हार्ड वर्क करके मैं तैयार की है। इसमें राजनीति शास्त्र के जितने भी प्रश्न हैं, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले साल के हिसाब से जो पेपर हुए हैं और इस बार के नई शिक्षा नीति के हिसाब से सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ए टू जेड। कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। मेरा विश्वास एक बार मान के आप लोग मुझ पे भरोसा करिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर ना पास हो गए तो आप लोग कहिएगा, कल आपकी परसों जब भी परीक्षा होगी तो अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तब आप बोलिएगा मुझे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। यहां पर प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बहुत ही हार्ड वर्क की वीडियो बनाई गई है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र तो सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन जो पेपर का नाम है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। अगर आपका यह पेपर है, ठीक है, सब्जेक्ट तो ये है। अगर इस चीज़ का पेपर है, क्वेश्चन जब आप लोगों की आपको सीरीज देखे होंगे या फिर आपके पास एग्जाम की टाइम टेबल आई होगी तो उसमें पेपर का नाम लिखा होगा, ये इंग्लिश में है और नीचे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, हिंदी में मैंने इसको लिख दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि चौरी चौरा कांड क्यों प्रसिद्ध है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, हमारी परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने के चांस है। तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूं जो आप कह रहे थे कि सर महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉप लेवल के प्रश्न लेकर आ चुका हूं, ठीक है। तो ये चौरी चौरा कांड बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आपको उत्तर में लिखना है कि गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस द्वारा जुलूस निकाला गया, ठीक है। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया, जिससे जनता और पुलिस में मुठभेड़ यानी कि लड़ाई हो गई, ठीक है। पुलिस भागकर पुलिस चौकी में हो गई, क्योंकि जनता ज़्यादा थी तो इसलिए पुलिस जो है वो भागकर छिप गई चौकी में। उसके बाद उत्तेजित भीड़, जो जनता थी वो काफ़ी उत्तेजित हो गई और पुलिस चौकी को घेर कर उसमें आग लगा दी। इस हिंसक कार्यवाही में एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर राख हो गए। इस हिंसक घटना से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इन्हीं कारणों से चौरी चौरा कांड प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भले ही परीक्षा में मतलब कई बार आया है, भले ही ना आए, लेकिन बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। लेकिन आने के तो पूरे चांस है, क्योंकि हमेशा आता है, इस बार भी आने के चांस है, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पूना समझौता। यह भी प्रश्न कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने महासंग्राम वीडियो बना रहा हूं तो मैंने सोचा इस प्रश्न को हम इस वीडियो में जरूर रखेंगे। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। भारत में उग्रवादी आंदोलन, ये भी प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने रख दिया, आपके ऊपर है, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहां पर कैसे मिलेगा ये अभी हम आपको बताएंगे। वीडियो के मध्य में भी बता सकते हैं, वीडियो के लास्ट में भी बता सकते हैं, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिए, इसी बहाने आप देख लेंगे तो आपकी फायदा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही टॉप लेवल का है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आप अपने क्वेश्चन बैंक या फिर इंटरनेट पे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े जितने भी महत्व है, कारण है, या भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, महत्व क्या था, इसके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनको जरूर तैयार करिएगा। गारंटी है यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा।
दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर यह भी रख दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या क्या कारण थे, उनका उल्लेख कीजिए या फिर कारण बताइए। ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तर में भी आ सकते हैं, लघु उत्तर में भी आ सकते हैं और दीर्घ उत्तर में भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोग जिस क्वेश्चन का उत्तर पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले 6 नंबर प्रश्न आपको यहां पर दिख रहा है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था, इसके क्या क्या कारण थे वो लिखना है। तो नंबर 1 पे आप लोग लिखिएगा असहयोग आंदोलन के आरंभ होने के जो मुख्य कारण थे वो आपको लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है रॉलेट एक्ट, ठीक है। 2 नंबर है खिलाफत का प्रश्न। 3 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 3 मुख्य कारण थे असहयोग आंदोलन को आरंभ करने के लिए, ठीक है, आरंभ के लिए, ठीक है, इसलिए किया गया था। तो ये 3 मुख्य कारण है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि देश की आज़ादी में सहायक तत्व, यानी कि देश की आज़ादी में क्या क्या सहायक तत्व रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि नंबर 1 पे आंदोलन को मजबूत करना, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा था मजदूर दल की उदारवादी नीति। 3 नंबर पे आप लिख दीजिएगा एशिया में नवजागरण, ठीक है। और 4 नंबर लिख दीजिएगा ब्रिटिश जनता आज़ादी की पक्षधर। ये आप 4 इसके सहायक तत्व लिख देंगे तब भी आपको पूर्ण नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, ध्यान सुनिएगा कि 8 नंबर की 1858 के भारतीय शासन अधिनियम में व्यवस्था क्या की गई थी। तो कई व्यवस्थाएं की गई थी जो कि मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। नंबर 1 पे है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर क्राउन का शासन। नंबर 2 पे आप लिख दीजिएगा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय। नंबर 3 पे आप लिख दीजिएगा गवर्नर जनरल का नाम सराय हो गया। और 3 नंबर आपका आ जाएगा स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी भारतीयों को क्षमादान। और आप लोग 4 नंबर पे आप लोग लिख दीजिएगा भारत मंत्री पद की व्यवस्था। तो ये 4 लिख देंगे तब भी आपको पूर्ण नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रमुख सूत्र, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान के प्रमुख सूत्रों के बारे में। तो टॉप लेवल का प्रश्न है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं लेकिन मैं आपको यहाँ पर पॉइंट दे के बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जानना आपको जरूरी है, तो इसका उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर सन 1885 में हुई थी। इसका सर्वप्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। 31 दिसंबर तक चला। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस पार्टी के गठन के पीछे बहुत सारे कारक उत्तरदायी माने गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इतना आप लोग लिख देंगे। अगर अति में आया तो आपके लिए काफ़ी है इतना लिखना, ठीक है। अगर यही लॉन्ग में आया यानी कि दीर्घ उत्तरीय में या फिर लघु उत्तरीय में तो आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं, यानी कि भारतीय संविधान के प्रमुख सूत्रों के बारे में आपको लिखना है। ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। चलिए इसका भी हम आपको उत्तर बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। अगर कमेंट करेंगे तो इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई छात्र हमें कमेंट मतलब करते हैं, ठीक है। और अच्छी बात ये रहेगी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और भारतीय संविधान के प्रमुख सूत्र के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो जैसे कि नंबर 1 पे हम आपको बता रहे हैं, नंबर 1 जो सूत्र है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। एक प्रमुख सूत्र ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आप लोगों का हो जाएगा फ्रांस के संविधान। चौथा गणतंत्र से है, ठीक है। और आपका जो तीसरा हो गया आपका ये आयरलैंड के संविधान, जर्मनी के संविधान। कई सारे इसमें आपके स्रोत बताए गए हैं जो कि निम्नवत हैं आप लोगों के समस्त। आप इसका उत्तर अच्छे से क्वेश्चन बैंक में इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके बारे में भारतीय संविधान के प्रमुख सूत्र के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में बताइए। भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जिनका जो अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं। जैसे कि प्रथम अनुसूची में
किसके बारे में बताया गया है। जैसे प्रथम अनुसूची में राज्यों के बारे में तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और द्वितीय सूची में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति राज्यपालों के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। इसी तरह आप लोग 12 अनुसूची हैं तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है और परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है, गारंटी है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ से जुड़ा प्रश्न आएगा, ये पक्का है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। एक महत्वपूर्ण और टॉप लेवल का प्रश्न है, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जब जब भी परीक्षा होगी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें धर्मनिरपेक्ष से जुड़ा प्रश्न आएगा, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो जिस राज्य का अपना कोई, यहाँ पर हम बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, कि जिस भी राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, उसके लिए सभी धर्म समान हो, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना किया जाए, उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो इस प्रकार आपकी परिभाषा लिख दीजिएगा, शॉर्ट में इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं 12 नंबर की, भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है या फिर बांटा गया है, इसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया कितनी अनुसूची, मतलब कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ उसके बारे में, ठीक है। और कितने भागों में बटा ये भी आपको जानना जरूरी है। तो भारतीय संविधान जो है, ध्यान से सुनिएगा, वो 22 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। और इस समय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन विभिन्न संशोधनों द्वारा समय समय पर 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आप लोग उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। 12 भागों में बटा है और जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न इसी में आ गया है कि 13 नंबर की, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, या फिर प्रश्न हो सकता है भारतीय संविधान के एकात्मक व संघात्मक लक्षण के बारे में बताइए। ऐसा प्रश्न हो सकता है, तो आपको तैयार करना है। बहुत सारे इसमें आपको लक्षण मिल जाएंगे एकात्मक लक्षण, जैसे कि नंबर 1 पे संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, संविधान संकट काल में एकात्मक, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। बहुत सारे इसके एकात्मक लक्षण जो कि आप अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको मैं पीडीएफ जो है पूरी बनी बनाई है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इनका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ये भी बता दूंगा, अभी थोड़ा वेट करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये टॉप लेवल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा कल हो परसों हो जब भी हो, तो ये प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो कि आपको मैं कई बार बता भी चुका हूं पिछले क्लासों में। तो नंबर 1 पे आप लोग लिखिएगा, भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। नंबर 1 है समानता का अधिकार। पहले तो मैं आपको बता दूं 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 पे समानता का अधिकार, ठीक है। नंबर 2 पे आप लोग लिखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 पे लिखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 पे आपको लिखना है, फिर से यहाँ पर आ गया, थोड़ा मिस्टेकिंग हुई, रुक जाइए 1 मिनट, पॉइंट पे आते हैं, 1 मिनट, सॉरी, कहाँ पर थे हम लोग। हाँ, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो मैंने आपको कितने बताए हैं, 6 बताए हैं, 6, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा समानता का अधिकार, नंबर 2 पे आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और नंबर 4 पे आपका आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी, ठीक है, अधिकार, और नंबर 6 पे आपका आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप ये जो इसके 6 मौलिक अधिकार हैं इनको अच्छे से तैयार करिएगा। ये मौलिक अधिकार 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से जरूर तैयार करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी परीक्षा में 100% आने के पूरे चांस है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है, एक और प्रश्न की 15 नंबर की, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक ये दोनों चीज अलग अलग हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या अंतर है, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा है, चलिए बताइए जिन छात्रों को दिख रहा है क्वेश्चन दिख तो सभी को रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका से आप क्या समझते हैं, या उद्देशिका
को स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आप मेन चीज़ याद रखिएगा, संविधान की उद्देशिका। ठीक है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न बातें स्पष्ट की गई हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आपको मैं कुछ बता देता हूं। नंबर 1 पे जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता। नंबर आप लोग 4 पे लिख सकते हैं कि संविधान को अंगीकृत करने की शक्ति। तो इतने आप लिख देंगे तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझ है कि भारतीय संविधान में संशोधन के 4 दोष बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, टॉप लेवल का है एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझ आ गया है कि राज्यसभा और लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार प्राप्त है। मतलब राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विशेष, मतलब अधिक अधिकार प्राप्त हैं, वो आपको लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप लोग को तैयार करना है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। टॉप से पहले आपको लिखना है कि राज्यसभा को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो कि लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहला आप लोग लिखिएगा कि अनुच्छेद नंबर 1 डालिएगा कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची का कोई विषय महत्वपूर्ण घोषित कर सकती है। नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार राज्यसभा को ही है। और नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं, नंबर 3 पे कि अनुच्छेद 312 के अनुसार, ठीक है, 312 के अनुसार राज्यसभा को अपने 2/3 बहुमत से किसी अन्य अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है जो संपूर्ण देश में कार्य करे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं उसके बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की समझता है कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो आपको लिखना है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में कोई भी व्यक्ति तभी उम्मीदवार हो सकता है जब निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य नाम का प्रस्ताव रखे और कम से कम उतने ही सदस्य समर्थन करें। इस प्रकार नामांकन के समय निर्वाचक मंडल के 100 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि कुछ ही व्यक्ति 2 या 3 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाते हैं। तो इस प्रकार आप राष्ट्रपति के जो पद होता है, इस चुनाव के उम्मीदवार जो होते हैं उनके कितने सदस्य समर्थन करने होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी मिली। ठीक है, 100 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये जो सदस्य हैं ये सिर्फ 2 ही 3 लोग मतलब कि अचीव कर पाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 नंबर की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में लिखिए, विधायी शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या उसके पास पावर होते हैं। तो नंबर 1 में लिख सकते हैं आप लोग कि अधिवेशन बुलाना और सत्रावसान करना। ठीक है, सत्रावसान करना, आरंभिक अभिभाषण करना। ठीक है, नंबर 3 है लोकसभा को भंग करना। नंबर 4 पे है कि संदेश भेजने का अधिकार, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। ठीक है, और जैसे कि राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयकों पर विचार, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो बहुत सारी इसकी पावर होती है राष्ट्रपति के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया। ये प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसको जरूर तैयार करिएगा, आने के पूरे चांस है। अगला प्रश्न इसी में है कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां बताइए, यानी कि पीएम की। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से राष्ट्रपति की शक्तियां या फिर प्रधानमंत्री की शक्तियों में से एक प्रश्न पक्का 100% आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कुछ शक्तियों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1 पे लिख सकते हैं कि मंत्री परिषद का निर्माण करना। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं कि मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं परिवर्तन करना। नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य संपर्क की कड़ी, लोकसभा भंग करने की सिफारिश करना, मंत्री परिषद की बैठक बुलाना, लोकसभा भंग करने की सिफारिश करना। ठीक है, और एक है कि राष्ट्रपति वाला हो गया, अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करना। और भी बहुत सारे पावर होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री की
पास, ठीक है। इसके पास बहुत सारे पावर होते हैं, कुछ आपको लिखने हैं जो कि आपको अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा, महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में बताइए। तो भाई लोकसभा अध्यक्ष के पास कितनी पावर होती है, क्या क्या शक्तियाँ होती है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ठीक है, सदन में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, सदस्यों को बुलाने की अनुमति देना, ठीक है, लोकसभा की बैठक को स्थगित करना। तो ये सभी पावर होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास, जो कि आपको हमेशा इसके बारे में याद रखना है, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में, ठीक है, क्या क्या पावर होते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, उसमें कितने आरक्षित होते हैं। तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जिन पर निर्वाचन होता है वो है 543। कितनी है? 543 है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जातियों के लिए कितनी 47 स्थान पर आरक्षित हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान पर आरक्षित है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे रहे हैं और आप वही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा और विधान परिषद में संबंध, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल से जुड़े मतलब कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, और इसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं राज्यपाल के पास, ठीक है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं और राज्यपाल से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये तो तय है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। जैसे राज्यपाल पद के लिए आप लोग उम्मीदवार हैं तो उसके लिए क्या क्या आपके पास वो योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं और उसके कार्य क्या क्या हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल पद के लिए कुछ योग्यताएं जो होती है वो मैं आपको, अगर आप लोग कहें तो हम आपको बता दें। जैसे कि नंबर 1 पे वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, संसद या विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सदस्य ना हो, यदि है तो राज्यपाल नियुक्त होने की तिथि से उसका पूर्व पद रिक्त माना जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया होती हैं, जो कि कुछ योग्यताएं होती हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद ही आप इस पद को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो कुछ कार्य होते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्त करना, ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। विधानमंडल का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा को भंग करना, विधानमंडल को बर्खास्त, ठीक है, बर्खास्त करना, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को संदेश एवं निर्देश भेजना, राष्ट्रपति को राज्य की ताज़ा स्थिति में अवगत कराना। तो ये सभी ये सभी कार्य होते हैं राज्यपाल की, और कुछ पावर होते हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप लोगों के समय महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद का गठन करते समय मुख्य बातें क्या क्या ध्यान में रखनी होती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, मतलब कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये भी टॉप लेवल का है। 30 नंबर प्रश्न है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल किन प्रदेशों में है, ये आपको बताना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसको तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है, ठीक है, बहुत टॉप लेवल का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम ठीक है, सदनात्मक विधानमंडल कुछ प्रदेशों में है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में रखे गए, जैसे कि मान लीजिए कुछ हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ उच्च सदन को विधान परिषद का नाम दिया गया है। तो नंबर 1 पे आप मान लीजिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब में विधान परिषद के गठन के लिए प्रक्रिया जारी है, ठीक है। तो ये कुछ विधानमंडल जो प्रदेश हैं, ठीक है, जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है, याद रखेंगे और अपने क्वेश्चन बैंक से भी इसका उत्तर पढ़ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है 31 नंबर की न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं, ये इग्नोर कर सकते हैं। 32 नंबर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी इग्नोर कर सकते हैं। प्रश्न है आपकी इच्छा तो इसका उत्तर पढ़ सकते हैं, हमने इंपॉर्टेंट छॉट के रखे, लेकिन टॉप लेवल के जो उसको मैं आपको अवेयर करा दे रहा हूँ, ठीक है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय से जुड़े प्रश्न आएंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के मुख्य आय स्रोत क्या क्या, यानी कि जो केंद्र होता है, यानी कि जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, और जो केंद्र यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके जो इनकम के सोर्स है, कमाई के सोर्स है, वो क्या क्या है उसके बारे में लिखना है।
35 नंबर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सामाजिक व धार्मिक कारण क्या क्या हैं, ये भी कभी कदार आ जाता है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, इसको भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। 1942 की ठीक है अगस्त क्रांति के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर टॉप लेवल का प्रश्न है, महत्वपूर्ण, इसको तैयार कर लीजिएगा कि भारत के विभाजन के मुख्य क्या क्या कारण थे, किस वजह से विभाजन हुआ, इसके बारे में। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया, ये टॉप लेवल का प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में आता है, आप सभी को मालूम है कि ईस्ट इंडिया से जुड़ी इंडिया कंपनी से जुड़े प्रश्न आते ही हमेशा हैं, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, जितने भी प्रश्न बने सारे तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की समझता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है, महत्वपूर्ण, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न कि गांधी जी के डांडी मार्च का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ध्यान दीजिएगा। रोलेट एक्ट घटना के बारे में पढ़ लीजिएगा, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, रोलेट एक्ट घटना के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर एक प्रश्न बन सकता है, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी आ जाता है, तो आप लोग के ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। सत्याग्रह आंदोलन, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर की द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की तरफ से किसने युद्ध की घोषणा की थी, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन परीक्षा में कभी कदार आ जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में रख दिया, इसको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक के टॉप लेवल का प्रश्न महत्वपूर्ण है, 73वें संवैधानिक से कई सारे प्रश्न बनते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि राज्यसभा के गठन कार्य शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, राज्यसभा के कैसा गठन होता है, ठीक है, और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके क्या पावर होती है, शक्तियाँ होती है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, ये कभी आता हमेशा नहीं आता, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं आप। भारतीय उपराष्ट्रपति, ये भी कभी कदार आ जाता, हमेशा नहीं आता, तो राष्ट्रपति से जुड़ा तो आता है लेकिन उपराष्ट्रपति से जुड़ा कम आता है, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताएं क्या हैं, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के दोनों सदन मिलकर किन शक्तियों का उपयोग करते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल का गठन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे इग्नोर कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों के राज्यपाल से जुड़ा मैंने आपको बता ही रखा है कि कोई ना कोई प्रश्न आएगा जरूर। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की योग्यताएं, तो मंत्रिपरिषद मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, जैसे कि राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस पद के लिए, उसी तरह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्रीय राज्य में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व, प्रजातंत्रीय से जुड़ा एक प्रश्न आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संरचना व शक्तियों से जुड़ा प्रश्न आएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा प्रश्न आएगा, 100% श्योर है। 59 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का गठन व अधिकार, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, 100% आएगा, प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार की जाती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 61 नंबर जिला न्यायालय से भी जुड़ा एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आता हमेशा नहीं आता, इसको भी आप इग्नोर भी कर सकते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग के गठन व कार्य बताइए, भारत में निर्वाचन आयोग से जुड़े प्रश्न आएंगे, 1-2 प्रश्न तो पक्का आएंगे, तो इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग गठन, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ा प्रश्न एक आएगा, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अगला लास्ट प्रश्न है कि केंद्र व राज्य में जो संबंध है उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें से करीब 65 प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, 65 प्रश्न टॉप लेवल के, जो को मैंने एक छाट के लिख के आप सभी को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। 65 में से करीब जो आप 45 से 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो मैंने बताया कि ये महत्वपूर्ण है, ये टॉप लेवल का, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो कि बाकी की जो मैंने नहीं बताया है कि ये महत्वपूर्ण नहीं, से आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको तो आप लोग मत पढ़िएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो बताया उनको जरूर पढ़िएगा। हालांकि जो 65 प्रश्न है, 65 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे सभी का उत्तर, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन्हीं 65 में से प्रश्न पत्र आपका बनेगा, इसके अलावा कोई अन्य क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। 80 से 90% जो प्रश्न हैं यहीं से आएंगे, इसी वीडियो से। 100% तो कहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम मान के कह तो सकते हैं कि हाँ 100% आएगा, और आएगा भी, लेकिन 80 से 90% तो पक्का यहीं से आएगा, ये तो श्योर है, ठीक है।
तो ये पूरी के पूरी क्वेश्चन की पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पूरे क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करके सभी का उत्तर पढ़ लीजिएगा। काफ़ी आपको परीक्षा में हेल्प मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट के टॉप लेवल के प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।